नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे सर, जो आज हमें पूरा बताएँगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और कैसे ये हॉल्ट हुआ, वी कैन से नॉट सीज़फायर, जैसे ये रुका है और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, यूएस का क्या स्टैंड है और आगे इंडिया किस हिसाब से अब स्टेप रखेगा और इंडिया का क्या स्ट्रेंथ एक पूरे वर्ल्ड में शो हुआ है, उसके बारे में आज पूरा हम मयंक चौबे सर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मयंक सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए और आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो सर, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और सबको ऑपरेशन सिंदूर के लिए, कि जो हमने हमारे इंडियन एयर फोर्सेज और इंडियन आर्म फोर्सेज वाइकन से अपना जो जौहर दिखाया है, जो पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया 96 आवर्स, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बट सर, इसमें आप बताइए कि हमारे ऐसे क्या स्टेप्स हुए ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसा क्या स्टेप लिया इंडियन आर्म फोर्सेस ने एंड इंडियन गवर्नमेंट ने, जिससे पाकिस्तान को जस्ट 96 आवर्स में हमारे डीजीएमओ को सामने से कॉल करना पड़ा और उनसे ये रुकवाना पड़ा, जो फाइट है वो रुकवानी पड़ी, और हमारे क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, यानी हमने किस हिसाब से हमारा लेवल अप किया है, तो आप प्लीज थोड़ा उस पर बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। पहले भी हमारा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, अब ये दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आते हैं मुद्दे पर। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? आपको सबको मालूम है, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था निर्दोष टूरिस्ट के ऊपर, और उनकी जाति पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोलकर, और उनको पैंट उतार कर उनको आइडेंटिफाई किया गया कि किस रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं, और फिर उनको बड़ी बेरहमी से उनके परिवार के सदस्यों के सामने ही मारा गया, और संदेश ये दिया गया कि जाओ और मोदी को जाकर बताओ। तो एक तरीके का ये सिग्नल था। सिग्नल नंबर 1 था कि देश को विभाजित करना हिंदू और मुस्लिम के बीच में। नंबर 2, कहते थे कि टूरिस्ट पे हमला नहीं होता तो टूरिस्ट पे हमला किया। और तीसरा, एक चैलेंज थ्रो करना कि मोदी, तुझ में हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। ये 3 सिग्नल उन्होंने दिए। अब कारण उसका क्या था? अब कारण बहुत से हो सकते हैं। वो चाहते थे कि भारत को उकसाएं, जिससे कि भारत कुछ कार्रवाई करे, और उनको ये लग रहा था कि भारत शायद अपनी फौज भेजेगा अंदर, और हम जो है उसको फिर यहाँ पर पकड़ के उसको ग्राउंड फोर्सेस में एंगेज करेंगे, और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो है ही है, उसकी हम धमकी देंगे और दुनिया आ जाएगी और बोलेगी देखो ये भारत ने चढ़ाई की पाकिस्तान के ऊपर। मेरे ख्याल से उनकी मंशा ये रही होगी शायद। उनको ये नहीं पता था कि भारत सरकार जो है वो बहुत सख्त कदम उठाएगी। मोदी जी गए थे मधुबनी, उन्होंने वहां पर सबको एड्रेस किया, और बोलते समय हिंदी से वो इंग्लिश में आ गए। दुनिया के लिए संकेत था कि ये संदेश हमारे लिए आ रहा है, और उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकी और उनके आकाओं को दुनिया के छोर तक पकड़कर आएंगे हम, और उनको मिट्टी में मिला देंगे। और फिर हुआ वही, 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, और मात्र 23 मिनट में आतंकी ठिकाने जो आइडेंटिफाई किए थे 21 में से 9 को मिट्टी में मिला दिया गया। उसमें हमारा कोई भी जवान या कोई भी इक्विपमेंट, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया, यानी कि आसपास की जनता को भी नुकसान नहीं हुआ। करने के बाद में हमने अनाउंस कर दिया कि हमने ये काम कर दिया है। हमको सबको मालूम था कि पाकिस्तान जो है वो चुपचाप बैठेगा नहीं, कोई ना कोई दुस्साहस जरूर करेगा, परंतु दुस्साहस कब करेगा इसका नहीं पता था, और क्या करेगा ये भी नहीं पता था। परंतु उसकी हरकतों को थोड़ा सा भांपते हुए शाम के समय उसने ड्रोन भेजने शुरू किए। दिनेश जी, ये बात किसी ने डिस्कस नहीं की है, लेकिन मैं आपके चैनल पे आज डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर ये हमले शाम को क्यों होते थे। आपने नोट किया होगा, ड्रोन हमेशा शाम के समय आता है, क्योंकि इसका कारण ये था कि ये ले रहे थे चाइना की सैटेलाइट से फीड इंडिया का, और ये ड्रोन उसकी बल पे ये उड़ा रहे थे, और चाइना का वो सैटेलाइट भारत के ऊपर शाम के समय आता है। तो ये सोच रहे अच्छा। होंगे कि हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसरो वगैरह है वो सब जानते थे कि ये कारण है, ये है। तो सब तैयार थे। शाम को जैसे ही इनके ड्रोन आए, आपको पता होगा कि हमारी पूरी वायु रक्षा प्रणाली जो थी वो सचेत थी, और उसने इनके एयरक्राफ्ट, इनके ड्रोन या इनकी मिसाइल, 3 तरीके से इन्होंने कोशिश की थी दुस्साहस करने की, और तीनों को ध्वस्त कर दिया। मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनके प्लेन जो है वो डाउन हुए हैं, इनके पायलट जो है वो भी नीचे आए हैं, और पायलट की शिनाख्त भी जो है भारतीय सेना ने कर ली है। और धीरे धीरे जैसे दिन बनेंगे आपको पता लगेगा कि आखिर असली में हुआ क्या था। अभी तो ऐसा है कि गर्मा गर्मी है, इसलिए चीज को छुपा लेते हैं,
जब मामला थोड़ा ठंडा होगा तो आपको पता लगेगा कि आपकी सैन्य शक्ति जो है वो कहाँ है। अभी तक तो आप सिर्फ फूले नहीं समा रहे हैं, उस समय आपको गर्व होगा। आपका सीना जो 56 इंच का था वो 58 नहीं 60 इंच का बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल सर। तो जैसा आपने बताया कि अ, इन्होंने कायराना हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका, और फिर हमने देखा कि भाई ये बाज नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमने इनके सैन्य ठिकानों को और इनके सामरिक शक्ति को समाप्त करने की सोची। अगेन हमने मेरे ख्याल से तो कहीं कोई एयरक्राफ्ट को बॉर्डर के पार या किसी व्यक्ति को बॉर्डर के पार नहीं भेजा। हमने दिखाया कि हम दूर रह के भी तुम्हारे देश के अंदर तक घुसकर मार सकते हैं। और फिर हमने इनके 11 एयरफील्ड्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इनके कई सामरिक शक्ति के ठिकाने जो है नष्ट हुए। कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में बोला नहीं जा रहा है किन्हीं कारणों से। लेकिन जितने भी सिग्नल्स हैं और वो बिंदु अगर हम मिलाना शुरू करेंगे तो ये बिंदु वहां पहुंचते हैं कि पाकिस्तान में रिसाव तो हुआ है और रिसाव का असर देखने में आ रहा है, क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं उल्टी की और शरीर पे खारिश की और लालिमा की। तो सिग्नल आते हैं ये डर्टी बॉम्ब के। और डर्टी बॉम्ब होता क्या है दिनेश जी? कोई परमाणु जो बॉम्ब होता है, जब परमाणु बॉम्ब का विस्फोट हम करते हैं तो वो मशरूम जैसा एक गुब्बारा बन के ऊपर उठता है। लेकिन अगर हम उसी बॉम्ब को खोल दें, फोड़े ना उसको खोल दें, तो क्या होगा कि अंदर उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पर्यावरण में फैल जाएगा। और वो इस समय कदाचित वहां पर हो रहा है कि जो अपने किराना हिल्स में किया था उसके पास। जी, आप सिर्फ किराना हिल्स की बात कर रहे हैं, मैं और आगे बढ़ूंगा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। देखिए, अब अगर इसी मुद्दे पर तो यहीं रहते हैं, उनके 3 मेजर एयरपोर्ट थे, नोट करते जाइए इसको। एक था सरगोदा एयरफील्ड। सरगोदा एयरफील्ड में उनके पास में F-16 विमान थे। F-16 विमान जो है वो परमाणु हथियार से लैस बॉम्ब को ले जाने में सक्षम होते हैं, यानी वो बॉम्ब जिसमें कि न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको वो ले जा सकते हैं, इसलिए वहां पर ये खड़े हुए थे। इसके साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लीट रहती थी वहां पर। C-17 ग्लोबमास्टर रहता था और बाकी लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, VIP एयरक्राफ्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अधिकतर सरगोदा एयरफील्ड में होते थे। सरगोदा एयरफील्ड से आगे बढ़ेंगे तो उनका एक नूर खान एयरबेस का बहुत नाम आता है। नूर खान एयरबेस जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है, बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। और उसके पास में 5 महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जो कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंध रखते हैं। नंबर 1 ठिकाना पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह, WAH। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये बिल्कुल एक तरीके से किलेनुमा इलाका है, यहाँ पर आम आदमी को घुसने की अनुमति नहीं है। इसके अंदर इनके वॉरहेड्स, वॉरहेड का मतलब होता है कि एक तो जो चीज जाके दुश्मन के यहाँ फटती है या जो नुकसान करती है उस चीज की असेंबली वहां में होती थी। एक आपने सुना होगा काहुता का नाम, तो काहुता भी इसके पास में स्थित है और काहुता को भी ये फीड करता था नूर खान एयरबेस। मैं जरा डायरी खोलता हूँ, बाकी 3 नाम और है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं इसको ढूंढ के निकाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिर एक नाम आता है तरनाका का। तरनाका मिसाइल कॉम्प्लेक्स है और ये मिसाइल कॉम्प्लेक्स क्या करता था, ये मिसाइल प्रोवाइड करता है और TEL प्रोवाइड करता है। TEL का मतलब है ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर। आपने देखा होगा मिसाइल को ले जाने के लिए रिपब्लिक डे परेड में दिखाते हैं एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर ऐसे मिसाइल रखी हुई है ना? तो ये TEL कहलाती है। ट्रांसपोर्टर यानी कि मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इरेक्टर, ये मिसाइल जो है ये ऐसे खड़ी होती है यहाँ पर, इरेक्टर। और लॉन्चर यानी कि उसको प्रक्षेपण करता है मिसाइल को। तो ये प्रणाली जो है ये इनकी पूरी तरनावा में स्थित है। नेक्स्ट अभी तरनावा हो गया, वाह हो गया और काहुता हो गया। उसके बाद में एक और है जहाँ की प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग होती थी, आपको पता है कि जी। और ये है इस्लामाबाद के पूर्व में स्थित है, जगह का नाम है नीलोर रिप्रोसेसिंग प्लांट। तो यहाँ पर प्लूटोनियम की रिप्रोसेसिंग होती थी। होता क्या है कि जब न्यूक्लियर फ्यूल निकलता है ना किसी न्यूक्लियर संयंत्र से जहाँ बिजली बनती है, तो वो होता तो रेडियो एक्टिव है लेकिन उसको वो वेपन ग्रेड नहीं होता, उससे आपके हथियार नहीं बना सकते आप। तो उसको परिष्कृत किया जाता है और उसको उस अवस्था में लाते हैं जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। तो नीलोर रिप्रोसेसिंग में एनरिच करते हैं।
तो ये प्रक्रिया जो है वो नीलोर में होती थी, जो कि अगेन इसको नूर खान एयरबेस फीड करता था। अच्छा। और काहुता की हमने बात कर ली, वहां की बात कर ली, तो ये हमने सारे के सारे इंस्टॉलेशन कवर कर लिए हैं जो कि इसके पास होते थे, जिसको कि हमारे सशस्त्र सेनाओं ने बड़ी सफाई से निकाला है। अब उससे हुआ क्या कि आप देखिए, किराना हिल्स में इनके न्यूक्लियर वॉरहेड रखे थे, यानी आगे जो लगता है चीज, यहाँ पर आपने उसके अंदर जो मटेरियल बनाते हैं वो, और उसको ले जाने का जो प्रक्रिया है TEL, वो ध्वस्त किया आपने। काहुता जो इनका बेसिक रिसर्च सेंटर वगैरह सारा था उसको साफ कर दिया। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर सिंध के अंदर एक एयरबेस है जेकोबाबाद। आपको ध्यान होगा जेकोबाबाद एयरबेस को भी हमने लिया था। जेकोबाबाद एयरबेस में इनके F-16 विमान रहते हैं, JF-17 ब्लंडर विमान रहते हैं, नहीं ब्लंडर नहीं, थंडर बोलते हैं इसको ये लोग हैं। तो ये सारे विमान जो है इनके जेकोबाबाद एयरबेस में होते हैं। F-16 मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये न्यूक्लियर केपेबल वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं। तो यहाँ क्यों रखे हुए थे? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चांगी डिस्ट्रिक्ट। चांगी डिस्ट्रिक्ट में दो जगह मशहूर हैं, एक है रोको हिल्स और एक है चांगी हिल्स। रोको हिल्स में पाकिस्तान ने मई 1998 को 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। जब हमने किए थे तो इन्होंने 2 हफ्ते बाद इन्होंने किए थे। तो इन्होंने किए थे ये रोको हिल्स में किए थे, और इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहते हैं कि रहते थे चांगी हिल्स में। दोनों जगह जो है वो चांगी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो चांगी हिल्स में भी इनकी मार हुई है। अब इसकी पहचान क्या है आप ये देखिए। एक टाइम ऐसा था कि आपने अर्थक्वेक के झटके महसूस किए थे क्वेटा में, किए थे ना। होता क्या है कि जब बहुत सारा बारूद धरती के अंदर फटता है तो ऐसा झटका जो है वो आना स्वाभाविक है। एक तो झटका आता है नेचुरल टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो कि आपकी धरती के नीचे परतें होती हैं वो हिलती हैं तो झटका महसूस होता है। एक होता है जब अंदर विस्फोट होता है बहुत तगड़ा। विस्फोट जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो, नॉर्मल TNT या RDX का फटना भी जो होता है अगर किसी क्वांटिटी से ज्यादा हो तो वो ऐसे धमाका झटका ला सकता है। तो ये झटका क्वेटा में महसूस किया गया। और आपको ध्यान होगा DGIS ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि भारत ने अफगानिस्तान पर भी हमला किया है, याद है आपको? यस सर। अफगानिस्तान, क्योंकि ये झटका अफगानिस्तान में भी महसूस किया गया होगा, तो उन्होंने इसको लगा दिया कि इन्होंने अफगानिस्तान पे भी हमला किया है। अब आप कड़ियां जोड़ते जाइए, देखिए धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे ये होता है 2 घंटे के अंदर एक C-350 एडवांस वार्निंग सेंटर बीच मास्टर एयरक्राफ्ट USA से टेक ऑफ करता है 2 घंटे के अंदर। उसका काम क्या होता है, जितने भी विकिरण होता है ना उसको वो नापता है कि कितना रिसाव हुआ है, कहां पर हुआ है। तो ये विमान टेक ऑफ करता है अमेरिका से, और पाकिस्तान के पहले चांगी हिल्स के ऊपर एक चक्कर लगाता है, और फिर ये चक्कर लगाता है सरगोदा के ऊपर, और फिर जाके ये रावलपिंडी लैंड कर जाता है। इसके बाद में इजिप्शियन एयरफोर्स का एक इल्यूशन 76 विमान इजिप्ट में कायरा से चलता है और पाकिस्तान के रावलपिंडी में आके उतरता है। इस जहाज के अंदर कार्गो होता है बोरॉन कार्बाइड का। बोरॉन कार्बाइड आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर विकिरण होता है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। अगर उस न्यूट्रॉन को आपने रोक लिया तो आगे विकिरण फैलेगा नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन जाके आगे एटम में टकराएंगे, एटम फूटेगा, अंदर और न्यूट्रॉन होंगे, इस प्रकार से चेन रिएक्शन चलता है। तो बोरॉन कार्बाइड जो होता है वो विकिरण को रोकता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन को अरेस्ट कर लेता है। और बोरॉन की मात्रा जो है वो नाइल डेल्टा यानी नील के मुहाने पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आप नोट करिएगा, अमेरिका का विमान आता है, इजिप्ट का विमान आता है, पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है आपको मालूम है। अब आती है बात तीसरी। आपने ध्यान किया होगा एक तुर्की का सेना का मालवाहक जहाज इनके एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। जब पूछा गया क्यों खड़ा है तो क्या कहा गया था, रिफ्यूलिंग के लिए खड़ा है वहां पर, है ना। अच्छा, यहाँ इन सब चीजों को आप अपने जहन में रखिए, आगे कहानी चलाते हैं। आगे कहानी होती है, ऐसा सब कुछ हो गया, फिर DGMO पाकिस्तान का हमारे DGMO के पास फोन आता है। फोन कब आता है? सुबह के टाइम पे फोन आता है। हमारे DGMO ने बताया था ना, हम तैयारी कर रहे थे दफ्तर में इसकी, तब फोन आता है कि भाई बात करना चाहते हैं। तो हमारे DGMO ने बोला होगा बात करेंगे। तो शाम को 3:35 पर वो बात करते हैं। अब देखिए हमारे DGMO को जल्दी थी नहीं बात करने की, आराम से अपना चाय कॉफी पियोगी, खाना वाना खाया होगा, फिर बोला होगा चलो भाई फोन मिलाओ बात कर लेते हैं। बात की तो वो गिड़गिड़ा रहे थे, घुटने पड़े हुए थे, भैया रोक दो, माफ कर दो, गलती हो गई, सीज फायर कर दो।
तो हमारे डीजीएम ने बोला होगा कि भाई ठीक है, ऐसा है, तुम बोल रहे हो तो हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन गड़बड़ की तो फिर मार देंगे पकड़ के तुमको। तो इस बात में मंजूरी हो गई, उन्होंने सब गतिविधियां रोक दी, हमने गोली नहीं चलाई, है ना। अब कहानी आगे ये बढ़ती है कि सुबह को ट्रम्प साहब जंप मारते हैं कि हमने सीजफायर करा दिया। तो हम बोलते हैं आपने कहाँ कराया, ये तो हम दोनों ने फैसला किया था। और फिर वो सडनली बहुत दिल मिला जाते हैं वो, तो वो कहते हैं कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, चीन पे कम कर दिए, भारत पे टैरिफ बढ़ा दूंगा, एप्पल कंपनी तुम क्यों खड़े हो वहां पर, तुमको वापस आना चाहिए, इससे तुम्हारा घाटा होगा, ये होगा। बहुत दिल मिलाए उन्होंने। तुर्की को करीब सवा दो सौ मिलियन की उन्होंने एड दी, जिसमें उन्होंने 52 एयर 120S मिसाइल खरीदनी थी। मिसाइल की रेंज जो है वो करीब 70 से 160 किलोमीटर की होती है। तो ये उन्होंने उनको ग्रांट दे दिया। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है दिनेश जी, अच्छा ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था। फिर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ट्रम्प साहब इतने दिल मिलाए क्यों थे। फिर उस पर खोज शुरू होती है कि भाई ऐसा था कि जो विकिरण की मात्रा जो थी वो नेटो की सैटेलाइट ने पकड़ी, और नेटो की सैटेलाइट ने पकड़ी और वो अमेरिका को खबर पड़ी, तो अमेरिका का विमान वहां से उड़ गया। लेकिन क्या अमेरिका हर ऐसी परिस्थिति में अपने विमान उड़ा देता है इतनी जल्दी? नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो तुर्की का विमान आखिर वहां क्यों खड़ा था और खाली हाथ क्यों गया और कुछ उतारा भी नहीं उसने वहां पर? क्या कारण था? तुर्की के पास में अमेरिका के, नेटो के वॉरहेड्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति है कि वो एक फोन करेगा और इजिप्ट से एक प्लेन भर के बोरॉन कार्बाइड पाकिस्तान में उतर जाए? नहीं। तो यानी कि इसके पीछे अमेरिका तो पूरी चाल चल रहा है, जिसका कि इजिप्ट से भी संबंध है, तुर्की से, पाकिस्तान से भी। तो क्या अमेरिका ने बोला तुर्की को कि तू जा फटाफट, भारत हमला कर सकता है तो वहां से सब माल खाली कर और अपने पास ले जा, क्योंकि माल हो सकता है पाकिस्तान का ना हो, पूरा नेटो का माल हो। संभव है जी। पाकिस्तान का माल अगर उड़ेगा तो ट्रम्प क्यों इतना उछलेंगे, पर अगर ट्रम्प का माल उड़ेगा तो उछलना स्वाभाविक है। तो मुझे उनका उछलना नहीं, जब तक हमने एयर स्ट्राइक नहीं की थी उनके एयर बेसिस पे, तब तक तो ये कमेंट आ रहा था कि ये उन दोनों का इंटरनल मैटर है, हम बीच में नहीं आएंगे। टेडी वेंस ने ही बोला था कि ये हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने एयर बेसिस पे स्ट्राइक करना स्टार्ट किया और ये रेडिएशन की बात आई, सब कुछ चेंज हो गया। वो कूद गए, है ना, कूद। और देखिए, अगर वो पाकिस्तानी होते तो अमेरिका भी परेशान था इनके उससे कि भाई इस्लामिक बॉम्ब बन रहा है, ये कहीं भी चल सकता है, ये गलत हाथों पड़ सकता है, तो उसको खुश होना चाहिए था कि अगर ये खत्म किया है तो वो चिढ़ा क्यों? तो मेरा तो मानना ये है कि भाई साहब ऐसा है, खिलौना तो था वो अमेरिका का, ठीक है। अब उस बच्चे से खिलौना छीलोगे तो गुस्सा तो होगा ही वो, तो उनका गुस्सा होना वाजिब। फिर उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। शांत क्यों होता है? क्योंकि भाई हमने जीई से हमने तेजस के लिए इंजन भी खरीदने हैं। अगर आप ज्यादा गुस्सा दिखाओगे तो हम सीधा बंद करेंगे दरवाजा, हम बोलेंगे फ्रांस तू अपने इंजन दे दे भाई, हम वो लगा लेंगे। वो भी नहीं खोना चाहते वो, तो परेशान तो है वो, लेकिन क्या करें, बिजनेस भी करना है। तो जहां तक मेरा आकलन है, उन्होंने शांति इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत जो है हमसे नाता ना तोड़े। लेकिन इस समय भारत ने उनको बहुत अच्छी सबक सिखा दी है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के पास तो कोई हथियार वो होता नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी। चीन, तुर्की, अमेरिका, सारी टेक्नोलॉजी भारत की मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ने फेल कर दी। उनका एक भी ड्रोन हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, सारों को हमने मार के गिरा दिया। और आपको दिनेश जी जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया बात करती है S-400 प्रणाली की। मेरा मानना यह है कि भारतीय सेना ने वर्ल्ड वॉर 2 की विंटेज गन्स का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की गन्स का इस्तेमाल करके हमने उनके ड्रोन गिराया। 50 रुपए का कारतूस जो था वो चलाया और उनका हजारों का ड्रोन हमने नीचे ला दिया। हमने 80 करोड़ की S-400 मिसाइल नहीं दागी उसके ऊपर। देखिए, हमें पता है कि कील को ठोकने के लिए हथौड़ी चाहिए, इतना बड़ा हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस समय मैं सोच के बड़ी हंसी आती है, क्या सूझबूझ के साथ में हमने काम किया। हमने कैसे उल्लू बनाया उनको। पायलटलेस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टारगेट एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पायलट एयरफोर्स के जब ट्रेनिंग करते हैं, आगे टारगेट चाहिए। टारगेट क्या होता है? एक डमी एयरक्राफ्ट बना देते हैं, उसको उड़ाते हैं और फिर उस पर ये गोली फायर करते हैं, उसको नीचे लाते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा एम ठीक है, ये सीखे, वो करते हैं।
तो हमने, जहां तक मेरा ख्याल है, हमने पीटीए भेजे थे पाकिस्तान में, उनकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम चालू हो गया, उसका हमको लोकेशन मिल गया हमको, फिर हमने उसको वहां से साफ किया। और जो ड्रोन्स हमने यूज किए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स हैं, क्योंकि मिलाइए आप इसरो चेयरमैन के स्टेटमेंट से, जिन्होंने बोला था कि हमारी 10 सैटेलाइट जो है भारत की सुरक्षा में तत्पर थी। 4 सैटेलाइट तो नाविक के साथ में लगी हुई हैं, जो नाविक को सपोर्ट करती हैं, बाकी 6 और लगी हुई थी। तो इस समय इंडिया ने एआई, स्पेस, इंटेलिजेंस, मैनुअल, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और इन सब चीजों को एक तरीके से मुट्ठी में बांध के और फिर प्रहार किया है। तो भारतीय सैन्य शक्ति ने इस बार दुनिया का हिला के रख दिया है। उसका असर क्या हुआ दुनिया पे? जी दिनेश जी बोलिए। सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। इसके पीछे की प्रिपरेशन देखिए सर, हमने कितना वॉर गेमिंग किया होगा। और जो रशिया यूक्रेन है, अजरबैजान और अर्मेनिया है, जहाँ पे ड्रोन का सबसे पहले यूज देखा हमने, यानी कितना उन्होंने हमारी जो पूरी डिफेंस फोर्सेस है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, सबने कितना इंक्लूडेड, और जो टॉप साइंटिस्ट है, सबने वर्क किया होगा कि हम कैसे कैसे इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है इससे हम कैसे बच सके। लाइक अगर ये स्वॉर्म ड्रोन आ जाता है, जो हमास ने भी किया था, तो आयरन ड्रोन को भी वो चकमा देके निकल जाता था बिकॉज ऑफ द स्वॉर्म ड्रोन, और जो ईरान ने भी किया था। तो हमने यानी कितना सीखा हमने ये सब चीजों से, कितनी वॉर गेमिंग की, और तब जाके हमको ये रिजल्ट मिला। तो अगर कोई सोचता है कि हमारे पास ये ऑलरेडी था, नहीं, हमने एकदम से नहीं हुआ, ये 4-5 साल की मेहनत है। उसके बाद हमको जाके इसका रिजल्ट देखने मिल रहा है, और वर्ल्ड को समझाया है कि हम कितना इसमें एक एक चीज हम कितना नोट कर रहे हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है कि हम उसको नोट करके भी ऐसा नहीं है कि हमने यानी कर नहीं पाए, हमने तुरंत कर दिया उसको, और उसके सॉल्यूशन भी लाए, स्वॉर्म ड्रोन के सॉल्यूशन लाए। तो ये हमारे लिए एक, जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारी डिफेंस फोर्सेस है, वो सबका एक मिला जुला ये पूरा रिजल्ट है, आई कैन से। ये नहीं दिनेश जी, मैं 10 साल पहले लेके जाऊंगा आपको। हम लोग हल्ला मचाते थे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी क्यों नहीं खारिज करते, इस पॉइंट पर आके खारिज क्यों की है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी जो है वो जाता है पाकिस्तान को, 20% हमारा। एक्चुअली ऑन ग्राउंड केवल 9% पानी हम लेते हैं, बाकी 91% पाकिस्तान को जाता है। तो अगर हम केवल अपना 20% भी लेना शुरू कर देंगे तो भी पाकिस्तान में त्राही त्राही मच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं है। वो रनिंग वाटर को यूज करते हैं और उससे अपनी फसल उगाते हैं या जो भी काम में लेते हैं। हमने क्या काम किया है? हमने इन सब रिवर सिस्टम के ऊपर डैम्स को सुदृढ़ करना शुरू किया है। मैं डैम के नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। हमने बहुत डैम्स के ऊपर काम किया है, उनको मजबूत करने का काम किया है। डिसिल्टिंग, यानी डैम के अंदर जो मिट्टी जम जाती है सतह पे, उसको रेगुलरली निकाला जाता है, जो गंदगी जम जाती है। तो डिसिल्टिंग का काम अधिकतर अगस्त या सितंबर के महीने में शुरू होता है। हमने डिसिल्टिंग इस समय 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। क्या कारण है? हम अपनी स्टोरेज की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारी स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी, पानी थोड़ी देर तक ज्यादा रुकेगा, जब रुकेगा तो नेचुरली नीचे पानी की किल्लत होगी। सिंध में अभी तक पानी की किल्लत की वजह से खूब नारेबाजी हो रही है, क्योंकि वहां के पंजाब प्रांत ने क्या किया है, अपनी 10 एकड़ जमीन को खराब करने के लिए उन्होंने 50 एकड़ की सिंध की जमीन को बंजर बनाने का फैसला किया है। ये मैं एग्जांपल दिया आपको। तो वहां पर पहले ही लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने लाहौर कराची हाईवे जैम करके रखा हुआ था। अब ये स्थिति आई है कि पाकिस्तान की खरीफ की फसल खड़ी हुई है, रबी की फसल इस समय उनके भंडारों में रखी है। डर उनको ये है कि इस समय किराना हित में क्या हुआ है, उससे इन सब चीजों पे असर पड़ेगा। पानी की सप्लाई जो है नियमित नहीं है, इसलिए तुरंत पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि आप पानी सिंधु जल संधि को फिर से जारी कर दो। और भारत ने साफ कर दिया है कि ना, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये संधि खारिज ही रहेगी। कारण क्या है भाई? आप 14 करोड़ रुपए अगर आप दोगे आतंकवादी को उसके परिवार के सदस्यों के मरने पर, तो उसका मतलब क्या है? यानी अभी भी आपकी सोच वही है। तो इसलिए भारतीयों को चाहिए कि वो सजग रहें, क्योंकि कोई ना कोई कायराना हरकत पाकिस्तान जरूर करेगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश में हमको तैयार रहना पड़ेगा कोई भी आतंकवादी घटना के लिए, क्योंकि वो जरूर करेगा इसको, क्योंकि उसके पास में सेना से लोहा लेने की ताकत नहीं है। लेकिन जो उसका स्लीपर सेल है, जिसकी बात जनरल बिपिन रावत ने की थी, 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट तो हमने देख लिए, 0.5 फ्रंट जो हमारे अंदर बैठा हुआ है
वो कोई ना कोई हरकत कर सकता है। तो हर भारतीय सजग रहे इसके लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये अवश्य होगा, और हुआ तो फिर पाकिस्तान फिर पिटेगा, और फिर और बुरी तरीके से पिटेगा। तो ये फ्यूचर जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है। जी दिनेश। जी, नहीं करेक्ट सर, आप सही बोले हैं। और सर इसमें अब हम देखेंगे कि जो इसमें अब मैं 2 चीज़ और आपसे एक पूछना चाहूँगा। एक तो जो काफ़ी लोगों के जो क्वेरीज़ हैं कि हमें क्या मिला ये सीज़फायर करके या ऑपरेशन सिंदूर करके, तो पहले मैं उस पे आता हूँ। सर आपके इतना नॉलेज और ये पूरा डोमेन, और आपने इंडियन आर्म फोर्स में भी सर्व किया है। जब हम कुछ ऑपरेशन करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए करते हैं कि ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब ये ऑपरेशन इतना बड़ा था और पूरी कंट्री सब इन्वॉल्व थे, आर्मी लेवल पे नहीं था, पूरा इन्वॉल्व था, तो और हमारी जो जीत हम देख रहे थे तो हम काफी उत्साहित हो गए कि हम पीओके इस बार आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन एज यूजल जो वो हुआ और ट्रंप का बोलना हुआ, इंडियन गवर्नमेंट के पहले ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने मीडिएशन करके सीजफायर कराया, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, क्या हमें मिला, और इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाके नहीं होगा। उसके आपने तो बताया कि टेररिस्ट अटैक हो भी सकता है आगे जाके, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो टेररिस्ट अटैक फिर से होता है तो फिर हमको क्या अचीव हुआ ऑपरेशन सिंदूर करके, हमको क्या मिला इसमें? हमारे दिनेश तो जी बस बड़ा वही बढ़िया हुआ। सवाल है, जी बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। और लोगों के मन में आखिर ये है, जिस समय हमने गोली चलाना रोकना माना था, उस समय मेरे पास में कई फोन आए थे कि ये क्या कर दिया है मोदी जी ने, अभी रुकना नहीं चाहिए था, ये कर लेते वो कर लेते, अभी तो मोमेंटम बना था, ये ले लेते वो ले लेते। फिर मैंने उनको बैठ के समझाया कि भाई हर लड़ाई के, हर युद्ध के एक अपने नियम होते हैं। सेना को बताया जाता है कि तुम्हारा काम ये है, यानी अगर आज मेरा काम है पॉडकास्ट में अपीयर होना, तो ये नहीं है कि मैं जाके बॉलीवुड में फिल्म में पार्ट ले लूंगा। मैं अपने आप को पॉडकास्ट तक ही सीमित रखूंगा, पॉडकास्ट में पार्ट लूंगा और वापस घर बैठ जाऊंगा। ये कोई नहीं बोलेगा घर वाला कि तुमने पॉडकास्ट में तो कर लिया, बॉलीवुड में भी चले जाते। तो ये संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है दिनेश जी कि अगर आपके हाथ में एक अंडा है, आपने अंडे को हाथ में पकड़ा हुआ है, आप उसको मसल देते हो तो क्या होगा? आपका हाथ जो है वो गंदा हो जाएगा, अंडा फूट जाएगा, गंदगी फैलेगी, ठीक है। अगर उस अंडे को आप शराफत से लेके छोड़ देते हो और वो मुर्गी उसको सेती है, तो फिर क्या होगा? सेने के बाद में एक सुंदर सा जीव उसमें से प्रकट होगा। तो भारतीयों को चाहिए कि अंडे के सेने की प्रक्रिया को एंजॉय करें। जब अंडा से दिया जाएगा तो अपने आप ही एक जीव स्वतः वहां से उत्पन्न होगा। अंडा फोड़ेंगे तो गंदगी फैलेगी। आप अगर समझ सकते हैं, आपके दर्शक तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़े को इशारे की आवश्यकता है, बस ये है। तो हमें गंदगी नहीं फैलानी है। हमने अगर आप जाएंगे युद्ध में जाएंगे तो आप अपने अपने ही सोल्जर्स को भी नुकसान होगा। क्या हम चाहेंगे कि हमारे एक भी जवान को क्रैश लग जाए? ना, मैं तो नहीं चाहूंगा। और जो चाह रहे हैं कि लड़ाई हो जाए फिर भी इसको सुनने के बाद में, तो भाई साहब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके घर में जो भी बच्चा है, बच्चा नहीं है तो अपनी बीवी को या स्वयं को एक बार बॉर्डर तक लेकर जाइए। अगर बॉर्डर तक ले आने में डर लगता है तो जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है उसको जाकर उठ के थप्पड़ मार के आइए। आज ये काम कर लेंगे तो मुझसे बोलिए मैंने ये काम कर लिया, तो भारतीय सेना आपकी बात सुने। आपसे अपने दुश्मन को थप्पड़ नहीं लगाया जाता और दूसरे के लिए आप अपने ड्राइंग रूम में एसी चलाकर बैठे हैं और बोलते हैं ये कर दो। या तो पॉडकास्ट देख रहे हो तो शुरू से लाइट बंद करके एसी बंद करके फिर देखो पॉडकास्ट। 1 घंटे में पसीने जो बह जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा ब्लैकआउट होता क्या है। तो कहना आसान होता है, जब खुद पे बीतती है, जब घर में किसी की डेथ होती है तो पूरा घर जो है 1 साल के लिए मातम मनाता है। सोचिए जिसका कमाने वाला एक बेटा अगर चला जाए सिर्फ आपके कहने पे, तो क्या आप उसके घर को संभालेंगे? नहीं। तो फिर ऐसी उम्मीद ना करें। अंडे को सीने दें। जी नहीं, वो जिस हिसाब से सिचुएशन लग रहा है वो अंडा जल्दी बाहर आएगा, बच्चा जल्दी बाहर आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। आप सिर्फ मजे लो बाहर बैठ के। आपके पास अगर पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न बना के पिक्चर देखो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, अब इसके जो हमने हमारी स्ट्रेंथ दिखाई, हमेशा इंडिया अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया। जैसे काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस थे, जैसे अब आई कैन से कि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी हमने 2016 में, या फिर हमने बालाकोट किया, तो उसमें हमको दिखा था कि भाई ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, लेकिन ये विजिबल नहीं था पहली बात तो।
क्योंकि ये ऑल इंडिया ने पूरे सिटी में जाके, पहले तो वो बालाकोट में था तो कहीं जंगल में जाके करके आए, तो वो एक था कि भाई वो कौवे को मार गई, ये करे, गोली और मार जंगल में मोर तो किसने देखा, वो सब आई थी चीजें, और प्रूफ भी मांगे गए थे। लेकिन इस बार तो प्रूफ के साथ दिया, और वहां पे लोकेलिटीज में किया तो लोगों ने भी वीडियो बनाए वहां के, जिनको हमको ज्यादा पता चला कि इतना ज्यादा किया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमको सपोर्ट किया। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो हम जाके एयर बेसिस नहीं डिस्ट्रॉय करते। बिल्कुल तो बिल्कुल पाकिस्तान ने भी हमको हेल्प की कि हमारी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। तो बिल्कुल। इसमें जियोपॉलिटिकल इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और वर्ल्ड अब हमको किस नजर से देखेगा, क्योंकि जी पहले हम नहीं बताते, हमने बोला हमारे पास है, बट अब जब तक वो प्रूव नहीं होता, वॉर प्रूवन नहीं होता, तब तक कोई मानता नहीं है। जैसे चाइनीज के लिए बड़ा भी हम बोलते हैं चाइना के लिए कि भाई उसके अभी वो वॉर प्रूवन नहीं है, उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है पर वॉर प्रूवन नहीं है। लेकिन हमारे लिए अब वो प्रूव हो चुका है। तो वो उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे सर? दिनेश जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न है और आज तक किसी ने प्रश्न किया भी नहीं है जो आपने उठाया है। तो उसका इम्प्लीकेशन ये आपने देखा होगा कि इस समय भारत की सैन्य शक्ति की युद्ध करने की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम इस बार दुश्मन के खेमे की तरफ नहीं गए, हमने दूर बैठ के उसको अच्छे से सबक सिखाया है। नंबर एक कि हमें अपने हाथ नहीं गंदे करने, हम दूर से ही तुम्हारा काम कर देंगे। दूसरा, एक एक शब्द का इस्तेमाल किया था हमारे डीजीएमओ ने, फियर्स एंड प्यूनिटिव, है ना। यानी आपकी जो कार्रवाई होगी वो तीव्र होगी, तेज होगी, बहुत उग्र होगी और प्यूनिटिव, दंडनीय होगी। तो पहले तो हम करते थे कि हल्का सा थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया। इस बार हमने दिखाया है कि हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम अच्छे से समझाएंगे। तो इस बार अच्छे से समझाया गया है। तो ये भारत की जो अप्रोच थी कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, आपने हमको किया है तो हम कर रहे हैं ना। इस बार हमने फैसला किया कि हम ये करेंगे, अगर तूने किया तो हम ये करेंगे। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली डॉक्ट्रिन जो थी वो अभी हमने उसको काम में ले आए हैं। पहले तो ये था कि हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने हमको तंग किया। अब हम ये नहीं बोल रहे इसने हमने तंग किया हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये सोच जो है वो पूरी बदल दी है। नंबर 2, पाकिस्तान को हमने दुनिया के सामने बिल्कुल नंगा करके दिखा दिया है कि भाई तू जो न्यूक्लियर ब्लफ देता था, थैंक यू, तुम एक आतंकवादी देश हो, तुम्हारे पास आतंकवादी थे, दिखाया दुनिया को हमने फोटो वोटो के साथ में। तो हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। FATF में उसको ब्लैक लिस्ट के लिए तैयार कर दिया है कि भाई आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो, तो दिखा दिया सब। हमने उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी सबके सामने दिखा दिया कि भाई ये ऐसा देश है ये। तो एक तरीके से पाकिस्तान वहां पर अलग थलग हो गया। अब आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना का साजो सामान जितना भी था, जिसकी बहुत शेखी होती थी कि उनके पास में ये है, JF थंडर है, हमने थंडर का ब्लंडर बना दिया, ये तो पक्की बात है। अच्छा, चाइना का दूसरा सिस्टम था उनका HQ9, उनका जो कि एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान को दिया था, पक्का फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से मार खाया उसको। चिंता इस समय चाइना को ये है कि चाइना चाह रहा था कि मेरा मिलिट्री साजो सामान जो है वो अफ्रीका के देशों में बिके। अफ्रीका वाले देश वेट कर रहे थे, भारत ने उनको ये मौका दिखा दिया कि देख लो भैया, चीन का माल है, चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। हमने उसको शाम से पहले निपटा दिया है। ये तो था चीन का हाल एक तरफा। दूसरा, चीन के लिए, चीन को हमने सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक फ्रंट तुम्हारा हमारे अरुणाचल की तरफ है और तुम्हारे जो इस समय इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है, CPEC के रूप में, ग्वादर के रूप में। और हमने जितने टारगेट थे ग्वादर इसके CPC के रास्ते में थे, हमने सारे साफ कर दिए। यानी तुम्हारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी और तुम्हारा अरुणाचल की तरफ से भी, तुम दोनों तरफ से खतरे में हो। ये हमने चाइना को भी प्रूव कर दिया है। तीसरी बात आती है तुर्की की। तुर्की इस समय वर्ल्ड मार्केट में ड्रोन का बहुत बड़ा सप्लायर बन के उभर रहा था। तुर्की के सारे ड्रोन जो थे वो हमने ग्राउंड करा दिए, चाहे उनका बायरक्तार हो, यिया हो, सारे ड्रोन जो है उनके वो प्रूव हो गए कि दे आर अनफिट, ठीक है, हमारे ताकत के सामने। अमेरिका जो है वो एक तरीके से पूरा एक्सपोज हो गया F-16 प्लेन जो उन्होंने USA को दिए थे, जो कि सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के थे, वो उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए उतारने की कोशिश की। कोशिश से पहले ही वो वहां पर साफ हो गए थे। दूसरी बात, वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, जो कि एक टेररिस्ट स्टेट है। ये भी दुनिया के सामने अमेरिका का एक्सपोजर हो गया। तो अमेरिका का तिल मिलाना जो था वो वाजिब था। उसके एसेट्स को आपने खत्म कर दिया सो कॉल्ड, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
पर फैक्ट तो फैक्ट है, वो सामने आएगा। कल तो सर वो ब्रिलियंट पीपल है, पाकिस्तान वाले ब्रिलियंट पीपल है, ब्रिलियंट आइडियाज लाते हैं। ट्रम्प का तो अभी अलग ही प्रेम चल रहा है सर पाकिस्तान से। और ऐसा है कि एक अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट से, रिटायर्ड फौजी है वो भी, उनसे मेरी सुबह बात हुई थी और उन्होंने खुद अपने तरफ लिखा है कि इंडिया इस समय इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान में या चाइना में जिस जगह पर चाहे वहां पर जाके चोट कर सकता है, उसकी ब्रह्मोस मिसाइल कारगर है। ये एक अमेरिकन एक्स मिलिट्री मैन डिफेंस एक्सपर्ट कह रहा है, तो उससे मेरी सुबह बात हुई थी। तो ऐसी बात नहीं है, जिसको सच्चाई पता है उसको पता है, बाकी नाटक आपको जो करना है वो करते रहिए। तो कहने का मतलब है ये टोटल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने मैंने मोटा मोटा पेंट करके रखा है। बाकी आगे आने वाले दिन जो हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग है, भारत के लिए चैलेंजिंग है अनडाउटेडली, क्योंकि सारे समीकरण बदल रहे हैं। एक हफ्ता पहले अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र लग रहा था, आज छोड़ देता हूं मैं क्या लग रहा है। तो भारत जो है वो एकजुट होकर रहेगा और आगे तरक्की करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखते जाइए, भारत का स्वर्णिम युग जो है वो शुरू हो चुका है। हम एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बन के आए हैं, हमारे पास में वॉर प्रूवन टेस्टेड पूरा हथियार सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये न्यू नॉर्मल न्यू जनरेशन वॉरफेयर का युग है। दूसरी बात, मेक इन इंडिया हथियारों का हमने इस समय सफल प्रदर्शन कर दिया है और मेक इन इंडिया हथियारों का समय आ गया है। तो थोड़े कहे को बहुत समझे, इस समय हमने पूरी दुनिया को उलट पलट के रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इनका जो प्रॉब्लम है यूएसए का और चाइना का, उसमें ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जो उनकी जो डिफेंस लॉबी है उनको इससे ज्यादा नुकसान हुआ है, बिकॉज इंडिया बहुत का जो, हाँ, जो वेपन्स प्रूव हुए हैं दे आर प्रिसाइज। ड्रोन्स को, स्वाम ड्रोन्स को रोकना, और जाके टू बी प्रिसाइज हमने हिट किया, जो एंकर को हिट करना था, जो वो रोल एक और खबर है, खुशखबरी ये है कि 17 देशों ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि हमको ब्रह्मोस आप एक्सपोर्ट कर दो। जी 17 कंट्रीज ने ऑलरेडी लाइन लगा दी है, अभी तो और बढ़ेंगे धीरे धीरे, और लोग अपना लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा इसलिए वो अभी तक आया नहीं है। आप देखते जाइए अभी क्या रिक्वायरमेंट आती है आपके पास में। सर। यू हैव इसमें बिकम अ अभी, बिग मेजर सप्लायर जी। इसमें एक, सॉरी सर आपको अभी डिस्टर्ब किया मैंने, इसमें नहीं एकदम कोई से मेरे दिमाग में आया सर, मैंने एक क्वेश्चन और सुना था कि अब ब्रह्मोस इज ए यूनिक मिसाइल, इतना हाई स्पीड, जो इसका मैक आई थिंक 3 या 4 5 मैके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 to 5 का मैके उसकी स्पीड, और वो क्रूज करती है तो वो रेडार पकड़ नहीं पाता, तो ये वन ऑफ द यूनिक मिसाइल है जो वर्ल्ड में नहीं है और जो रेडार भी नहीं पकड़ सकता। तो अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा कि क्या इसका सेल करना ठीक है, दूसरी कंट्रीज को देना ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी बाहर चली जाएगी और ये हो सकता है कि इंडिया के पास जो यूनिकनेस है वो चली जाएगी अगर हम दूसरे को सेल करते हैं तो। आपका क्या दिनेश पॉइंट ऑफ जी, व्यू है? दिनेश जी चलिए आपके दर्शकों की थोड़ी नॉलेज के लिए ये बताता हूँ। मिसाइल दो तरीके की होती है, आपने सुना होगा, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे है, जैसे गुलेल से आपने पत्थर मारा आपने, तो वो पत्थर यूं जाता है और फिर यूं गिरता है। अगर आपको पता लग गया कि गुलेल कहाँ से फायर हो रही है और कितनी स्पीड पे फायर करती है, तो आप पत्थर को रास्ते में रोक सकते हो। ये तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, यानी बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से इंटरसेप्ट हो सकती है। लेकिन क्रूज मिसाइल एक बार छोड़ने के बाद में उसके पास अपनी प्रक्षेपण शक्ति होती है जो उसको लगातार कंटिन्यूसली धक्का लगा के लेके जाती है, तब इसको क्रूज बोलते हैं। अब वो प्रक्षेपण शक्ति जो ऐसी होती है वो मिसाइल को कभी ऊपर ले जा सकती है, कभी नीचे ले जा सकती है, जिससे आपने उसको फीड किया हुआ है। तो आप मिसाइल को फीड करके भेज सकते हो, वो मिसाइल वो वाला पाथ अपनाएगी जैसे आपने उसको फीड किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके अंदर फीड के साथ में एक और डेटा चलता है, वो नीचे से भी फीड देती है कि इतना ऊपर जाना है, इतना नीचे जाना है, ये जमीन आई, ये आई। आप कंटिन्यूसली उस मिसाइल के पाथ को चेंज कर सकते हो। और मिसाइल की एक वो होती है, मेजरमेंट होती है, उसको बोलते हैं सीईपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि अगर आपने मिसाइल अगर फायर करी है तो वो कितने दूर के एरिया के अंदर जाके गिर सकती है। तो ये मिसाइल जो है अगर आपने जहां फायर की है उससे हद से हद 1 मीटर दूर जाके गिर सकती है। तो सोचिए 450 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद में ये मिसाइल अपने पॉइंट से केवल 1 मीटर ही दूर गिर सकती है, यानी दुश्मन के घर की खिड़की के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। तो ये वो प्रोसीजर है। खतरा कि किसी को देंगे और उसको वो कर लेगा, अपना टेक्नोलॉजी बाहर चली जाएगी, देखिए
जब आप किसी और को देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं कि हमें कितना रिस्क है। बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है। तो मैं सिर्फ इतना कह के यहाँ पर अपने आप को रोक दूंगा कि डरे नहीं। हम देने वाले जो है ना, उनके पास में हम लोगों से ज्यादा दिमाग है। वो 10 साल आगे का सोच के फिर करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके वो देश में तो लोग सर ये समझदार एयर डिफेंस ही समझिए। नहीं सर, रियली जो मैं इम्प्रेस एयर डिफेंस देख के हुआ ना, आई एम सॉरी सर, मैं वो ब्रह्मोस के वो देख के भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मोस का पता था वो इतनी एक्यूरेसी है, सब कुछ है। लेकिन जो एयर डिफेंस ने जो किया है, जो स्वॉर्म ड्रोन्स को रोका है, बिकॉज स्वॉर्म ड्रोन्स को रोकना, और वो भी पूरे बॉर्डर पे, जो हमारा 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसने कश्मीर से लेके भुज तक ट्राई किया था। ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक प्लेस भी किया था, पाकिस्तान ने हर जगह वो ढूंढा था कि मैं कहाँ से एंट्री कर सकूं। लेकिन जो पूरी जगह रोका है, इतना तो सर मैंने इसराइल का भी एक्यूरेसी नहीं देखा है। इसराइल के भी काफी बॉम्ब पड़ते देखे हैं, काफी ड्रोन पड़ते देखे हैं, मिसाइल पड़ती देखी है। लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो वर्क किया है सर, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, लोग इतना बात नहीं कर रहे। लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की, लोग बात कर रहे हैं कि हमने कैसे उनके HQ-9 को गिराया, ये सब किया है। लेकिन जो एयर डिफेंस का कमाल है ना, वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि रिजल्ट ये है कि उसका हमको यहाँ पे गिरते हुए नहीं देखा, तो उसका इम्प्लीकेशन नहीं समझ पा रहे कि वो ड्रोन से हमको कितना खतरा था, वो ड्रोन हमारे लिए क्या कर सकते थे, वो समझ नहीं पा रहे लोग। बट जो एयर डिफेंस सर किया है, इट वॉज जस्ट अमेजिंग सर। ऐसा है दिनेश जी, एक नाम उभर के आया होगा, आपने सुना होगा आकाश तीर, यस सर। है ना। आकाश तीर जो है वो एक समग्र प्रणाली है जो कि मॉड्यूलर है इन नेचर, यानी आप उसको यहाँ वहां फिट कर सकते हो, जोड़ गांठ कर सकते हो। वो होती क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी एनिमी प्लेन टेक ऑफ करता है, ये उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद में थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है कि ये एनिमी का प्लेन ऐसा है जो कि आपका फाइटर प्लेन है, या कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन है, या कोई कमर्शियल प्लेन है। अगर फाइटर प्लेन है तो क्या उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऐसी है कि जो आप पे आके हमला कर सकता है, ये बैठ के आइडेंटिफाई करता है। ये डेटा जो है वो पूरे कंट्रोल सेंटर को फीड करता है। कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज करके देता है कि अच्छा ये प्लेन है, इतना बड़ा प्लेन है, तो मुझे क्या करना है। तो वो बोलता है ठीक है, ये इतना बड़ा प्लेन है, ऐसा है, ये इतनी दूर तक आएगा तो खतरा होगा, तो मैं ये मिसाइल जो है इस पे चला सकता हूँ। अगर स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स को देखता है तो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स को बोलता है कि यार ये तो ऐसा है, हजारों रुपए लगते हैं इसके अंदर, ज्यादा लाखों या करोड़ों का माल नहीं है। तो ये काम जो है हमारी एडी गन कर सकती है। तो 23 mm ZU शिल्का गन है, वो 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है, गोलियां फायर करती है वो। उसकी गोली जो होती है वो पूरी राउंड हाँ इतना बड़ा होता है, हाँ, वो इतना बड़ा इतना होता है बड़ा वो। होता है, और हाँ आगे आगे इतनी बड़ी वो, गोली होती है। तो वो हाँ ऐसी गोलियां 1000 1 मिनट में फायर करती है। तो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स के लिए ये हथियार कारगर है। जो हमने वो प्रोजेक्टाइल्स देखे थे, वो 6-7 एक साथ जाते हुए, इस तरह से वो चमकते हुए। हाँ, वो ट्रेसर होती है ना, पीछे लगी होती है। ट्रेसर जो होती है जी जी पाथ दिखाती है कि मेरी गोली जा किधर रही है। तो वो जी। ट्रेसर भी होती है, वो लगती है कुछ गोलियों के बाद में एक ट्रेसर का राउंड आता है। पर वो उसका रेट ऑफ इतना फायर का रैपिड रेट होता है कि आपको लगता है कि केवल गोलियों से आग निकल रही, नहीं, उन गोलियों की आग के बीच में कई गोलियां लगी होती हैं। ठीक अच्छा, है। हाँ, जी जी। तो वो केवल आग की गोली नहीं चल रही है, उस आग की गोली के आगे करीब 10-12 गोलियां चल रही होती है, और फिर एक आग की गोली लगाते हैं, फिर 10-12 गोली होती है, फिर आग की गोली होती है, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि मेरी गोली जा किधर रही है। तो ये है शिल्का गन। उससे भी पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज की 40 mm L70 गन भी हमारे पास में, जिसको हमने जुगाड़ भिड़ा के सबके साथ मिला मिला के कर दिया है। तो भाई भारतीय सेना या भारतीय साइंटिस्ट जो है वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं। उन्हें पता है क्या, एक पहले आपके बचपन, आप पैदा नहीं होगे तब एक ऐड आता था कि सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। एक ललिता जी करके आती थी, तो वो देखती थी सर्फ, इतना सा सर्फ आधा किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है, तो सर्फ की खरीदारी में भी समझदारी है, ऐसा उनका ऐड था। तो इस बार हमने करके दिखाया है कि भारतीय सेना की कारकर्दगी में समझदारी है, तो घबराए नहीं। आकाश तीर की बात जुगाड़। चली थी तो मैं आपको गिना दूं मोटा मोटा झट झट करके। S-400 लगाया, उसके आगे रडार सिस्टम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो ग्लैमरस चीजें हैं जो दागती हवा में, उसकी बात कर रहा हूँ। S-400, आकाश आकाश NG यानी न्यू जनरेशन, बराक 8, उसके बाद में आपका तंगुश का मिसाइल सिस्टम, ओसा AK 1960 का बना हुआ मिसाइल सिस्टम,
उसके बाद में ईगला एस शोल्डर फायर्ड मिसाइल, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि ईगला एस जो है वो रूस से आई है, वो लगी है। उसके बाद में आपका ZSU शिल्का 23 mm ट्विन बैरल गन्स 40 mm L70, ये तो मैंने कुछ गिनाए आपको, ये लाइन से झड़ी लगी हुई है आपके पूरी आकाश मार्ग की रक्षा के लिए। आराम से जी भर के सोइए, चिंता छोड़ दीजिए, भारतीय सैन्य शक्ति आपकी रक्षा करने में सक्षम है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये पूरा इंटीग्रेटेड है, किसी को लगता होगा कि ये अलग अलग है, वो अलग अलग इजराइल के पास है, जो बेस्ट डिफेंस है वो उसके पास है अलग से, उसकी आयरन डोम अलग काम करता है जो दूसरे, पर हमारा पूरा एक है। S-400 के रडार भी बता पाएगा कि आपको आकाश छोड़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत अमेजिंग। एंड आई एम अगेन सेइंग थैंक्स टू पाकिस्तान कि उन्होंने हम पे अटैक किया। अगर वो रिटेलिएट नहीं करते तो हमको सॉरी हमको पता नहीं चलता कि हमारा इतना पावर, कॉमन लोगों का, हम जैसे कॉमन लोगों को नहीं पता चलता कि इतना हमारा पावर है। मैंने दिनेश जी एक टीवी चैनल पर बोला था कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने जामबंद का काम किया है और उसने भारतीय सैन्य शक्ति को या भारतीयों को दिखाया है कि तुम में ताकत कितनी है। करेक्ट सर। तो ये मैंने वहां पर मिसाल बैठ के दी थी कि ये है काम, तो बहुत ताकत बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। अब हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसमें, साल पहले अभी और बढ़ गया है, इसलिए हमें क्रिटिसाइज करने का ये भी एक रीजन था कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है तो क्यों सीज फायर हुआ, तो वो एक रीजन था, वो प्रेम था हमारे इस तरह से। कोई पूछेगा ना उसको बोलना बेटा अंडा है देख लो। नहीं, अब जब आप अगर घर में अंडा देखोगे ना तो आपको वही चीज याद आएगी। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से ये पूरा एक्सप्लेन किया सर। एंड थैंक यू वेरी मच सर कि आपने जो पूरा डिटेल में जो समझाया, एक एक पॉइंट जो हमारे थे और जो कॉमन क्वेश्चन मेरे घर पे भी आ रहे थे, मेरे जो रिलेटिव्स है वो भी, जिनको इतना वो नहीं पता था, वो सब पूछ रहे कि क्यों, क्या है और हमारी क्या स्ट्रेंथ, हमको क्या मिला, तो हमको ये मिला जो आपने बताया सर, वो बहुत अच्छे से समझाया है। एंड थैंक यू वेरी मच सर इतना टाइम देने के लिए और इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। एंड